से कदम मिलाए हो, हम कदम से कदम मिलाए आगे ही बढ़ते जाए। ये मेरे देश की धरती, हम इसको शीश झुकाए, हम इसको शीश झुकाए, हम इसको शीश झुकाए। गोद में इसकी खेल रही है कितनी पावन नदियाँ, इनका जल है आज भी अमृत, बीत गई है सदियाँ, बीत गई है सदियाँ। पर्वत खेतों खलियानों से हो, पर्वत खेतों खलियानों से आती यही सदाएं। ये मेरे देश की धरती, हम इसको शीश झुकाए, हम इसको शीश झुकाए, हम इसको शीश झुकाए। अचानक कैसे आ गए? ना कोई फोन ना खबर। अगर फोन कर देता तो यूं अचानक मिलने का मजा क्या आता। हाँ, सब लोग पहुंच जाते, पूरी की पूरी फौज रेलवे स्टेशन पर, मजा आता तो यूं है। अरे सुमन, राज, भास्कर, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। What a pleasant surprise! बाबूजी। मुझे लग ही रहा था कि कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर होने वाली है। मेरी सुबह से दाएं आंख फड़क रही है। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ कोई खास मेहमान आने वाला है, इसलिए मैं भी सुबह से पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। हाँ, चल पकौड़े बना गर्मा गर्म, तब तक ये फ्रेश हो लेते हैं। गर्मा गर्म एकदम गर्मा गर्म। आइए ना बाबू। और सब खैरियत? गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह वाह वाह। बाबूजी, मिलिट्री की नौकरी है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसमें कई कई दिनों तक परिवार वालों से मिलना नहीं हो पाता। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सेना का हर नौजवान हर पल अपने परिवार के साथ ही रहता है। हर फौजी के लिए उसका देश ही उसका परिवार है, और तमाम देशवासी उसके भाई बहन हैं, माता पिता हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बाबूजी। देश की सीमा पर तैनात हर जवान यही जज्बा लिए रहता है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए ही वो फौज में भर्ती हुआ है। मेरा दोस्त अमन भी कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ था। आखिरी सांस तक उसकी जुबान पर यही शब्द थे कि उसकी जान उसके देश के लिए गई, उसके देश के काम आई, और इससे बड़ा सौभाग्य उसके लिए कोई नहीं। उसके दोस्तों ने मुझे जब ये बताया तो एक बार को तो मेरा भी दिल कि काश मैंने भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ना लिया होता और फौज में भर्ती हो गया होता। बेटा, तुमने तो अमर की शहादत के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन मैंने देखा है, अपनी इन आंखों से देखा है अनेक जवान सिपाहियों को शहीद होते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। सीने में फौलाद का दिल लिए, आंखों में खुशी के आंसू लिए, अपने जवां बेटों की शहादत का जश्न मनाते हुए अनेक माताओं को मैंने देखा है। ऐसा जज्बा भी नसीब वालों को ही मिलता है। अब सुमित्रा को देखिए, पति के शहीद हो जाने के बाद उसने अपने इकलौते बेटे को फौज में दिया। ये सब संस्कारों का ही असर है। सुमित्रा मासी के पिताजी भी फौज में ही थे ना, और उन्हें तो वीर चक्र भी मिला था ना। बाबूजी, बचपन में आपने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज तक याद है। जब कोई नौजवान सेना में भर्ती होता है, उसी दिन से वो देश की अमानत बन जाता है। अपने हाथों से वो अपनी जिंदगी देश के नाम लिख देता है। भैया, सिर्फ एक फौजी ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि हर वो इंसान जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पे जन्म लिया है, उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस देश की। और आप तो इस सच्चाई को निभा भी रहे हैं ना। चाहते तो विदेश जाकर
करोड़ों रुपए भी कमा सकते थे। लेकिन आपने तो संकल्प लिया है कि सेवा करनी है तो सिर्फ और सिर्फ देश की। ये संकल्प एक फर्ज है बेटा, क्योंकि ये मुल्क अपने नौजवानों को तालीम देता है और उसी तालीम के बलबूते पर हमें मुल्क को संभालना है, उसे तरक्की की ओर बढ़ाना है। अपने निजी स्वार्थ के खातिर हम अपने फर्ज को भूल जाएं, ये एक भारतवासी को शोभा नहीं देता। हेलो। हाँ रंजीत, कैसे हो? ओ भैया प्रणाम। घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक ठाक है। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, बाबूजी आए हैं घर पर छुट्टी लेकर। लवली। कितने दिनों के लिए? फिलहाल उनको ज्यादा छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन 10 दिन तो रुकेंगे ही। तुम्हारे हो ना वीकेंड पर? आने का प्रोग्राम तो नहीं था, पर अब बाबूजी आए तो आना तो पड़ेगा ही ना। और पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? जी बिल्कुल। बाबूजी हैं क्या आसपास? नहीं नहीं, वो चाचा योगराज जी के यहाँ गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, आए तो मेरी बात करा देना उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, चलो रखता हूँ फोन। बाय बाय। रंजीत, पापा छुट्टी में आए क्या? हाँ, 10 दिनों के लिए। यार पापा की सर्विस तो अभी काफी बाकी है ना? पापा ने जिस लगन और ईमानदारी से अपनी नौकरी की है ना, सरकार का बस चले तो उन्हें जिंदगी भर रिटायर ही ना होने। लेकिन कानूनन अभी 8 साल की उनकी सर्विस बाकी है। कभी कभी सोचता हूँ कि पापा ने जिंदगी में इज्जत तो बहुत कमाई, लेकिन पैसा कभी ना कमा सके। जो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने रंजीत। यार पैसे के बिना जिंदगी में मजा ही नहीं। यार जब मैं अपने कुछ अमीर दोस्तों को देखता हूँ कि वो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो यार ऐसा लगता है कि मैं भी ढेर सारा पैसा कमाऊं, चाहे जरिया कोई भी हो। मेरा भी सोचना यही है यार। अरे यार यही तो उम्र है कि ऐश कर सके। शादी विवाह के बाद तो आदमी घर गृहस्थी के बंधन बिल्कुल उलझ कर रह जाता है। हमारे घर में पैसों की कमी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे घर का सारा खर्चा मेरे पापा ही उठाते हैं। मेरे दोनों बड़े भाई पढ़ाई खत्म होने के बाद से आज तक बेरोजगार हैं। हमने आज तक खुला पैसा कभी देखा ही नहीं यार। यार रंजीत, यार मेरा एक दोस्त है जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा है और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी। यार क्या हम कॉलेज के बाद कुछ पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते? ये अच्छा रहेगा यार। अगर हम लोग कुछ पार्ट टाइम जॉब कर ले तो वीकेंड मस्ती से मना सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? मतलब 9 बजे के बाद तो हॉस्टल में आने की इजाजत ही नहीं है। अरे यार कुछ ऐसा काम ढूंढेंगे जो सिर्फ 2-3 घंटे का हो। हाँ ये ठीक रहेगा। तो डन डन डन। ओके। वाह वाह, राय साहब सचमुच खून में एक गर्मजोशी सी आ जाती है ऐसे किस्से सुनकर। वाह, धन्य है वो लोग जिन्हें देश की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। योगराज जी, देशभक्ति और भाईचारे की भावना तो हमें अपने पुरखों से विरासत में मिली है। और आपसे मिली है आपके बेटों को। मैंने कितनी बार समझाया राज और भास्कर को कि भाई जब तक नौकरी नहीं मिलती विदेश चले जाओ, कुछ पैसे कमाओ, थोड़ी और जमीन खरीद लो, पर नहीं, हर बार उनका एक ही जवाब होता है
कि चाचा जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, उसी में पूरी जिंदगी बिता देंगे। गर्व होता है जी, अपने बच्चों में इतने नेक विचार हैं ये सोचकर। खैर, ये बताइए खेती बाड़ी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस साल तो गेहूं और धान दोनों की फसल बहुत अच्छी हुई। सच पूछिए तो आपके जो 4 खेत हैं, मेरे 20 खेतों से ज्यादा फले फूले हैं। ये तो सब आपकी मेहनत का फल है जी। दरअसल इन्हीं 4 खेतों की वजह से मुझे पूरे साल घर खर्च की फिक्र नहीं रहती। राय साहब, इस साल जब मैं फसल की रकम देने भाभी जी के पास गया तो हिसाब किताब करने पर पता चला कि रकम दुगनी है, पर भाभी जी 1 पैसा ज्यादा लेने को तैयार न थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया कि भाई फसल इतनी अच्छी हुई है तभी तो रकम दुगनी हो गई है। शायद इसीलिए मेरे दोनों बेटे जो है नौकरी नहीं करना चाहते। अच्छा ये बताइए कि कितने दिनों की छुट्टियां हैं? वो क्या है जी कि मेरी बदली जो है लद्दाख हो गई है, तो अभी ज्वाइन करने में 15-20 दिन बाकी थे। मैंने सोचा एक चक्कर घर का लगा लूं। बहुत अच्छा किया जी। घर परिवार वालों को मिलने से मन बदल जाता है। वो तो है। अच्छा जी, अब इजाजत दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे राय साहब, 1 साल के बाद मुलाकात हुई है, खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे आप? अरे तो मैं यही हूं, फिर आ जाऊंगा। वो दरअसल रंजीत का फोन आने वाला है। ठीक। अच्छा। तारिक, देख, क्लर्क की नौकरी के लिए +2 और हेड क्लर्क के लिए BA क्वालिफिकेशन मांगी है। क्या ख्याल है, अप्लाई कर दें? तुझे अप्लाई करना है तो तू कर दे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अगर किसी बेरोजगार इंसान को नौकरी मिलती है तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, अपनी अपनी सोच है भास्कर। मेरे घर वालों का मानना है कि BSc करने के बाद मैं कोई अच्छी नौकरी करूं। मेरी क्वालिफिकेशन के सामने ये क्लर्क की नौकरी उन्हें बहुत छोटी लगेगी। ओ भाई, उनका सोचना भी ठीक है, और हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे तरक्की करें, कोई अच्छी पोस्ट पर करें। लेकिन तरक्की भी इंसान एक दिन में तो नहीं करता ना। शुरुआत तो किसी ना किसी छोटे स्तर से ही करनी पड़ती है। यही बात मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मुझे उन दोस्तों की मिसालें देने लगते हैं जो विदेश में जाकर बहुत पैसा कमा चुके हैं। ओए तारिक, पैसा जिंदगी की जरूरत है, पर इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि उसे अपने देश में रह के पूरा ना किया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे भाई, चाहता तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ विदेश जाकर बहुत सारा पैसा कमा सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही ऐसा कभी करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की तरफ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब राज भैया को ही देख लो, चाहते तो अमेरिका में सेटल हो सकते थे, उन्हें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ वहां सेटल्ड एक परिवार की इकलौती लड़की से शादी करनी थी बस। लेकिन वो तो अपने देश और अपने मुल्क को छोड़ना ही नहीं चाहते। और छोड़ना चाहिए भी नहीं। और पैसे के लिए हम अपनी मातृभूमि, अपने मुल्क की आबो हवा, खून और दोस्ती के रिश्तों को छोड़कर पराये मुल्क में और घुटी घुटी जिंदगी जीना भी कोई जिंदगी है यार। मुझे क्लर्क की नौकरी करने में कोई शर्म नहीं है रज्जी, और मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई भी जरूर करूंगा। नौकरी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, इंसान अपने काम से ही छोटा या बड़ा होता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाने में हंसते हंसते शहादत को गले लगा लिया, और एक हम लोग हैं जो इस मुल्क की सेवा करने में भी शर्म महसूस करते हैं। यहाँ की आजाद जिंदगी को छोड़कर दूसरे मुल्क की गुलामी करना बेहतर समझते हैं हम। मेरा तो ये मानना है कि अगर हर हिंदुस्तानी कसम खा ले कि वो अपने ही देश में रहकर अपने ही मुल्क के लोगों की खिदमत करेगा, तो ये जो विदेश भेजने के नाम पर लोगों को लूटते हैं ना ये लोग, इन लोगों का खात्मा हो जाए इस देश से। देखिए, ऐसा है भाई, अगर आपने 4-5 साल विदेशों में काम कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, बारे न्यारे हो जाएंगे आपके। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद आराम से घर में बैठकर खाओ और ऐश करो बस। अब ये विदेश से जो कमाई करके लाते हैं उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता, तो मजे ही मजे। हाँ,
सर अंदाजन हमें बाहर जाने में कितने समय लगेंगे? कितने दिन हो गया भाई? 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। हाँ सर पैसे कितने देने होंगे? अब देखो भाई, ऐसा है, वैसे मैं 7-8 लाख लेता हूँ, सही बता रहा हूँ। हाँ, अब आप लोग क्या है, रस्तोगी साहब के रेफरेंस से आए हैं, तो मैं 5-5 लाख ले लूँ, ठीक है? कुछ एडवांस देने होंगे या? कुछ एडवांस? कुछ नहीं भाई साहब, पूरा एडवांस देना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, जब तक मैं पूरे पैसे आगे नहीं भेजूंगा तो सामने वाला काम नहीं करेगा ना। सर 5 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा। अब देखो भाई साहब, ऐसा है, मैं मानता हूं कि पैसे का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन विदेश भेजना भी कम मुश्किल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लड़के को भेजा था, जमीन गिरवी रखी थी उसने गांव में, 6 महीने के बाद उसके पिताजी ने वो जमीन छुड़ा ली। ऐसी इनकम है। हाँ, ठीक है, पैसों का तो इंतजाम कर लूंगा, लेकिन काम हो जाएगा ना सर? अरे भैया 10 साल हो गए। कितने? 10 साल से रोडपतियों को करोड़पति बना रहा हूं, तो आप लोगों का काम क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। ठीक है सर, पैसों का इंतजाम करके हम आपको फोन करते हैं। ठीक है, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाए रस्तोगी साहब को बता दीजिए, आपका काम पक्का हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। चल, ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। नमस्कार योगराज जी, जगदीश बोल रहा हूं। अरे सर, ऐसी क्या बात कर रहे हैं, मुलाकात की क्या बात है? आप जब चाहे मुलाकात हो जाएगी। हाँ, तो आज शाम को मिल लेता हूं। हाँ, मिलकर फिर सारी बातें बताता हूं आपको। हाँ ठीक है, ओके। चलिए सर, क्या भाई? पैसों का इंतजाम हो गया जो आपने कहा। ओह हाँ, ठीक है, टेंशन मत करिए, जल्दी आपका काम हो जाएगा। मैं आपको फोन करूंगा, आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, नमस्कार। ओके। ओह भाई वाह जगदीश, वो भी क्या दिन थे हैं? हाँ यार, यकीन ही नहीं होता कि हम भी ऐसी ऐसी हरकतें किया करते थे। हाँ यार, अब वो याद है वो बूढ़ी नानी का किस्सा? हाँ, अरे कितना पीटती थी हमको यार, लेकिन हम पास नहीं आते थे। भाई अभी भी कभी कभी दिल करता है कि आमों के बागीचे में जाएं और ब्लेड से कच्चे कच्चे आम काट के नमक लगा के खाएं। अरे वाह, क्या बात है, क्या याद दिला दिया, बचपन याद दिला दिया यार। अच्छा एक बात बता यार, वो अपना शम्मी कैसा है? ठीक है, बिल्कुल बाप की तरह टकाटक। आया था पिछले हफ्ते, कह रहा था कि पढ़ाई पूरी होते ही उसे उसके मतलब की नौकरी मिल जाएगी। नौकरी? बताओ भाई, बता जगदीश, जमींदारों के बेटों ने भी कभी नौकरियां की हैं? अरे नहीं यार। ये जनाब रिवायत बदलने चले हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर नौकरी भी करना है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है यार? तो मैं बैठा हूं ना, अरे भाई अपने ऑफिस में नौकरी करवा देंगे। हाँ। अच्छा तू बता जगदीश, भाई वो काम वाम ठीक चल रहा है? अरे बस यार, ऊपर वाले की दया है, बाय गॉड। पैसा जो है ना, पैसा पानी की तरह आ रहा है, पानी की तरह, बाय गॉड, बहुत मजा। भाई पानी की तरह ही आना चाहिए पैसा, तभी तो ये ऐशो आराम का सामान मिलेगा। मिलेगा? अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है, मिलेगा नहीं यार, ऐसा बोलिए, ऐशो आराम कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? भाई कौन है भाई? हेलो, कौन? जगदीश, हाँ उन 4 लड़कों का क्या हुआ? जी सर, वो मैंने 5 लड़के आए थे, तो मैंने 3 का सिलेक्शन कर दिया है और मैं जल्दी ही उनको आपके पास भेज रहा हूँ।
हाँ आप चिंता ना करें, मैं भेज रहा हूँ, मुझे याद है। ठीक है। ओह, भाई जगदीश, ये लड़कों को कहाँ भेज रहा है? वही यार जहाँ से पैसा पानी की तरह आता है। अरे दीपक, तुम वो भी इतनी रात को? जेब गर्म करना चाहते हो? जेब कर? लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, 2-3 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा? कुछ नहीं, थोड़ा सा रिस्क लेके हॉस्टल के पीछे तक जाना है और वापस आना है। बस? बस चले? चलो।